स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबियल स्पॉयलर्स के बारे में। ओके, सो एंड उसके टाइप एंड विद एग्जांपल। ओके, सो फूड स्पॉयलर्स। सो व्हाट इज फूड स्पॉयलर्स इफ यू टॉक अबाउट इन हिंदी? सो फूड स्पॉयलर्स बेसिकली फूड जो खाना होता है उसको यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उसको जब डैमेज कर देते हैं, उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं तो उस फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू को वो डिग्रेड कर देते हैं, उस फूड को डिकेइंग कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर से वो स्मेल है, वो बहुत ही बैड स्मेल है, वो आने लगती है, बदबू हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन उसके टेस्ट को वो ख़राब कर देती है, या फिर उसके कलर को ख़राब कर देती है, या फिर उसकी स्मेल में वो ख़राब कर देती है, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को वो डिग्रेड कर देती है। तो उसे ही जैसे सड़ गल जाता है ना कभी कभी फूड, जैसे टमाटो है वो सड़ जाता है थोड़े दिन बाद। ओके, और वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं, तो उसे ही स्पॉयलेज बोलते हैं। ओके, फूड स्पॉयलेज। सो फूड स्पॉयलेज इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कॉज फूड टू बी अनडिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन। ओके, ह्यूमन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं फूड के, लाइक सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे देखना भी एक सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, सूंघना भी एक सेंसरी है तो वो स्मेल बैड करने लग जाएगा। ओके, तो वो वहाँ पे वो अनडिज़ायरेबल फूड है, वो जब बन जाता है जिसके कारण ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो सही नहीं रहता, तो वो फूड स्पॉयलेज होता है। सो स्पॉयलेज ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय ऑफ कलर, ऑफ ओडोर, ओके, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्लाइम प्रोडक्शन। सो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पॉयलेज के, कि यहाँ पे है वो ऑफ कलर हो जाना, उसका ऑफ ओडोर हो जाना, स्मूथनेस उसका हो जाना, स्लाइम उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाना। So, spoilage may arise from insect damage or physical damage and indigenous enzymes and activity in food or by microorganism like bacteria, virus and fungus। ये सब ग्रोथ होने से भी ये हो सकता है, और इधर फूड के फिजिकल डैमेज होने से भी, लाइक अगर सेब है फॉर एग्जांपल, एप्पल है, तो उसमें फिजिकल डैमेज से आउटर कवरिंग उसका है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ से वो बैक्टीरिया उसके अंदर से इन्वेट करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एप्पल है वो ब्राउनिश कलर का सा आपको देखने को मिलता है। इंसेक्ट वगैरह उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको बाइट कर सकते हैं आउटर पार्ट से, सो वहाँ से वो स्पॉयलेज होना शुरू हो सकता है। सो द स्पॉयलेज माइक्रोब्स कॉमन inhabitant are soil, water or intestinal tract of animal or they are spread through the air and water। ओके, तो वो मिट्टी में हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जो कि मिट्टी से वहाँ पे वो खाने के ऊपर लग के वहाँ पे साथ में आ सकते हैं और उसको स्पॉइल कर सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं। ओके, सो फूड स्पॉयलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इंट्रिंसिक लाइक पीएच और वाटर एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है, उसके अंदर वाटर वैल्यू कितनी है, ओके, पीएच कितना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है उसका, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी उसकी कितनी है फूड की। सो ये सब अफेक्ट करते हैं, स्पॉयलेज होगा या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड एक्सटेंसिंग फैक्टर ऑल्सो लाइक टेम्परेचर कितना है, अगर बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो स्पॉयलेज नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट में अगर कोई फूड होगा तो वहाँ पे वो स्पॉयलेज हो सकता है फूड बैक्टीरिया से यहाँ पे। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगेन वाटर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा कर सकेंगे। ओके, एंड प्रेशर, ये सब वो अफेक्ट करते हैं। सो डिफरेंट स्पॉयलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द बायोलॉजिकल एजेंट that cause foodborne disease and when consumed। However, the microorganism not only cause spoilage, some of them are beneficial for food fermentation। okay, so सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब ही नहीं करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े बेनिफिशियल भी होते हैं, फूड को वो फर्मेंट करके वो यहाँ पे फर्मेंट करके कुछ उसका अच्छा प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेड फूड, काफ़ी ऐसे फर्मेंटेड फूड है जो कि बेनिफिशियल होते हैं अपनी गट के लिए। ओके, जो कि ईस्ट जैसे है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सारे डिजीज़ कोजिंग ही नहीं होते, और सारे डिजीज़ कोजिंग ही नहीं होते हैं। ओके, स्पॉयलेज फूड में जो बैक्टीरिया उस फूड को स्पॉयलेज कर रहा है, ख़राब कर रहा है, वो बैक्टीरिया सारे के सारे डिजीज़ कोजिंग ही नहीं होते हैं। ओके, और बैक्टीरिया इन फूड्स। ओके, सो फूड is most commonly spoiled by bacteria, okay, as it can grow
In a wide variety of condition, however, bacteria are used for beneficial fermentation of pickles. अचार वगैरह को फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ में लिया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट को बनाने में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया को यूज़ में लिया जाता है। एंड सम फर्मेंटेड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, है ना, तो कुछ बैक्टीरिया को ऑल्दो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज में लिया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एट वाटर एक्टिविटी लेवल बिलो लाइक 0.91। ओके, सो 0.91 से ऊपर का वाटर अवेलेबिलिटी होगा। ओके, मतलब वाटर उसके अंदर कितना प्योर वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्योर वाटर की जैसे 1 होती है। ओके, सो 0.91 से ऊपर की वाटर अवेलेबिलिटी जिसमें भी होगी वहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन उससे नीचे है वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते। एंड रिक्वायर्ड नेचुरल पीएच, न्यूट्रल पीएच लाइक 7 पीएच उसको चाहिए होता है, 6.5 to 7 पीएच उसको चाहिए होता है। वहाँ पे उस ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं। सो टू कॉज फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया जब ग्रोथ करेंगे तो फूड को स्पॉइल भी करेंगे, लाइक मिल्क एंड मीट हो गया, है ना, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया है वो इस ऑप्टिमम पीएच में और इस वाटर अवेलेबिलिटी पे है वो ये बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, एंड इनको प्रिजर्व रखने के लिए, इससे बचने के लिए फूड स्पॉयलर्स को प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की वीडियो इससे पहले वो डाल दी गई है, आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की। सो सम बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सो दे आर हाईली हीट रेजिस्टेंस एंड सम आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट रेजिस्टेंस टॉक्सिन, है ना। कुछ बैक्टीरिया वो हीट रेजिस्टेंस टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, कुछ वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसके आउटर पार्ट पे काइंड ऑफ हार्डिस है वो यहाँ पे देखने को, जो कि हाई हीट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये इनमें एडेप्टेशन पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया में। एंड द कंजप्शन ऑफ सच स्पॉइल्ड फूड लीड टू फूड बॉर्न इलनेस। ओके, सो ऐसे यहाँ पे बैक्टीरिया या फिर से अगर फूड स्पॉइल्ड होगा तो वहाँ पे फूड बॉर्न इलनेस देखने को मिलेगी ह्यूमन में। सो द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट कॉज फूड स्पॉइलेज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिससे यहाँ पे वो फूड ये स्पॉइल करते हैं। एंड लाइक बैसिलस स्पीसीज and Clostridium species, lactic acid bacteria, and Leuconosto species, and Streptococcus species, Broccotrix species, and Vishella species, and like Mycobacterium bovius, ये सब है वो यहाँ पे स्पॉइल कर सकते हैं फूड को। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल है सच एज साल्मोनेला स्पीसीज, हाइजेला स्पीसीज एंड विब्रियो स्पीसीज, ई कोलाई। ओके, ये सब ग्राम नेगेटिव के है। एंड आगे और भी है वो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। सो दिस बैक्टीरिया कॉज ऑफ ऑडर, ऑफ फ्लेवर एंड डिसकलरेशन, गैस प्रोडक्शन एंड स्लाइम प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन पीएच इन फूड। ओके, सो ये सब है वो ये कर सकते हैं फूड को, यहाँ पे फूड की लाइक स्मेल को है वो ख़राब कर सकते हैं, उसके फ्लेवर को ख़राब कर सकते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव फूड को ख़राब कर सकते हैं। फंगस की बात करें, ये हमने बैक्टीरिया की बात की कि यहाँ पे ग्राम हमने पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बहुत सारे बैक्टीरिया की बात की। यहाँ पे फंगस भी है, वो फंगस में यहाँ पे मोल्ड और ईस्ट आ जाएगी, तो वो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एंड सो फंगस इज मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड स्पॉइलेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने में हम रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह में देखते हैं कि फंगस लग जाती है उसमें, है ना, फंफूद उसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पे फंगस होती है, तो फंगस उसमें लग जाती है तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें से काफ़ी गंदी बदबू आने लगती है, काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। तो वो जब हम लाइक उसको ढक के रख देते हैं तो बिना ऑक्सीजन के वहाँ पे फंगस बहुत सारी ग्रोथ करने लगते हैं। तो फंगस आर osmotropic, they obtain their nutrient by absorption. Okay, so absorption, fungus again osmotropic होते हैं, वो वहाँ पे हेट्रोट्रोपिक ही होते हैं, लेकिन अब्जॉर्प्शन से वो अपना वो खाना लेते हैं, जैसे पास में कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर। ओके, फंगस कैन बी डिवाइडेड इनटू मोल्ड एंड ईस्ट। तो फंगस, मोल्ड और ईस्ट फंगस का ही एग्जांपल है। जैसे मोल्ड के बारे में अगर हम बात करें, so mold are most common food spoilage causing microorganism, and molds growth on the surface of food and they require free oxygen for growth. मोल्ड को वो ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए,
एंड इन वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, ये देखो इतनी ज़्यादा वाइड रेंज, चाहे वो फूड की पीएच 2 ही क्यों ना हो, चाहे उस फूड की पीएच 8.5 ही क्यों ना हो, या फिर इसके बीच में कोई भी पीएच हो, इतनी बड़ी पीएच की रेंज पे ये काम कर सकता है मोल्ड। बट द मेजॉरिटी ऑफ देम प्रेफर एसिडिक पीएच, लेकिन मोस्टली जो मोल्ड है वो एसिडिक पीएच को प्रेफर करते हैं। एंड मोल्ड कैन ग्रोथ एट वेरी लो वाटर एक्टिविटी लेवल, ओके, वो ऑलमोस्ट लाइक 0.7 टू इवन 0.8, इवन 0.7 की वाटर अवेलेबिलिटी में भी वो ग्रोथ कर सकते हैं मोल्ड, ओके। जबकि हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है वहाँ पे 0.91 से नीचे की वाटर अवेलेबिलिटी में वो ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मोल्ड्स 0.7 तक की वाटर अवेलेबिलिटी तक वो ग्रोथ कर सकते हैं ऑन ड्राइड फूड। तो वो ड्राइड फूड लाइक ग्रेन है, काफ़ी ड्राई होता है वो, है ना, बीन्स है, पीनट्स है एंड सम स्पीसीज। तो ये कुछ यहाँ पे इतने ड्राई फूड के ऊपर भी ये ग्रोथ कर सकते हैं मोल्ड। सो द मोस्ट कॉमन फूड स्पॉइलर्स कॉजिंग मोल्ड आर म्यूकोर एंड एस्परजिलस स्पीसीज एंड राइजोपस स्पीसीज। ये सब कुछ मोल्ड के एग्जांपल है, पेनिसिलियम स्पीसीज एंड ओके अल्टरनेरिया स्पीसीज एंड बोथाइटिस। तो ये सब कुछ है वो स्पीसीज आपको दे रखी है मोल्ड की, तो वो वहाँ पे वो कॉज कर सकते हैं फूड स्पॉइलर्स को, ड्राई फ्रूट को स्पॉइल कर सकते हैं, ग्रेन, बीन्स एंड पीनट्स को। दिस मोल्ड कॉज ऑफ ऑर्डर अगेन एंड माइकोटॉक्सिन contamination and discoloration, rotting and is externally visible in food, okay। so बाहर से भी उसको हम देख पाएंगे कि वो ख़राब हो गया है, ओके। एंड ईस्ट, तो ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो कंपेयर टू बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स, ईस्ट प्ले ए माइनर रोल, नॉट मेजर रोल, माइनर रोल, कम रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा तो बैक्टीरिया और मोल्ड के कारण है वो यहाँ पे ख़राब होते हैं खाना, लेकिन बाद में सबसे लास्ट में ईस्ट, ओके। एंड ईस्ट कैन ग्रोथ विद और विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर बेनिफिशियल फर्मेंटेशन इन ब्रेड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक फर्मेंटेशन, काफ़ी ज़्यादा ये फर्मेंटेशन करने में हेल्प करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमने पीछे सारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने विनेगर के बारे में भी बात कर लेंगे, है ना। तो दे ऑफन स्पॉइल फूड दैट हैज़ हाई शुगर और साल्ट कंटेंट, तो वहाँ पे ये हाई शुगर और साल्ट कंटेंट वाले फूड को वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं, स्पॉइल करते हैं। एंड लाइक मेपल सिरप, पिकल्स, जेम्स, पिकल्स को फर्मेंट करते हैं वहाँ पे, अचार फर्मेंटेशन ईस्ट वगैरह से, जेम्स वगैरह हो गया, सोया सॉस हो गया ना, एंड तो वो सब है। एंड ईस्ट रिक्वायर ए वाटर एक्टिविटी लेवल ऑफ 0.90 टू 0.95, तो इसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोल्ड यहाँ पे हाई वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ईस्ट को ग्रोथ करने के लिए फॉर ग्रोथ। एंड दे कैन ग्रोथ इन वाइड रेंज ऑफ पीएच, अगेन ये भी है वो, जैसे वो भी 2 से 8, लेकिन ये भी है वो, इसकी पीएच भी काफ़ी वाइड ही होती है, 3 से 8 पीएच तक वो ये काम कर सकता है। लेकिन ये भी ज़्यादातर एसिडिक पीएच को वो प्रेफर करता है, लाइक 4.5 टू 5.5 पीएच अगर होगा तो ये एसिडिक पीएच ही होता है, तो इसको ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली फूड स्पॉइल इज कॉजिंग ईस्ट और Zygosaccharomyces species, Saccharomyces species, Candida species एंड डेकेरा स्पीसीज। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है इसके जो कि स्पॉइल कर सकते हैं। सो दिस ईस्ट कॉजेज चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेक्सचर एंड अनप्लेजेंट ओडोर, जो कि अच्छी नहीं लगती है, ऐसी कुछ यहाँ पे स्मेल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एन अनडिजायरेबल टेस्ट इन फूड। प्रोटोजोवंस की उच्च या प्रोटोजोवंस अगेन जो यूनिसेलुलर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूकैरियोटिक, उनको हम प्रोटोजोवंस बोलते हैं। एंड सो प्रोटोजोवंस आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ए रिजिड सेल वॉल एंड द ट्रांसमिसिबल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड सिस्ट, ओके। सो यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके चारों तरफ अगर एक लाइक कैप्सूल जैसा फॉर्म हो जाता है तो उसे सिस्ट बोलते हैं। सो प्रोटोजोवन पैरासाइट्स आर हाईली एसोसिएटेड विथ फूड बोर्न एंड वाटर बोर्न outbreak of disease. The water and food act as a carrier for transmission of protozoan parasite from one host to another. Okay, so जो लाइक पानी है, पानी में वो प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करके एक
एनिमल से दूसरे एनिमल या फिर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ये ट्रेवल कर सकता है। तो ये होस्ट एज ए होस्ट की तरह काम करते हैं, वाटर या फिर एयर के। एंड सो द मोस्ट कॉमन फूड बोर्न पैरासाइट आर लाइक जियार्डिया लेम्बिया एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड लाइक साइक्लोस्पोरा एंड तो ये सब साइक्लोस्पोरा एंड अमीबा जियार्डिया ये सब आप रिमेंबर रख सककर याद रख सकते हो। प्रोटोजोन यहाँ पे फूड स्पॉयलर्स में एज एग्जांपल, टोक्सोप्लाज्मिया यहाँ पे है वो, ट्रैकिनेलिडा एस्पाइरेलिया, तो ये सब आप याद रख सकते हो। एल्गी, सो एल्गी आर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर विच आर ए सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूजुअली ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। अगेन एल्गी के बारे में बताया गया है। एंड दे कंटामिनेट द वाटर सोर्स विद देयर टॉक्सिन एंड कॉज देम टू एक्यूमुलेट इन फिश एंड मेराइन लाइफ। तो ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं पानी में, और वो वहाँ पे है वो अगर फिश के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए वो टॉक्सिन्स, और उस फिश को अगर यहाँ पे ह्यूमन खा लेता है तो वो अगेन कंटामिनेटेड रहता है उस टॉक्सिन से। तो वो कहीं ना कहीं उसका मीट है वो ख़राब ही हो जाता है उस टॉक्सिन से, तो वो स्पॉइल हम उस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सो द टॉक्सिक मे और मे नॉट बी हार्मफुल टू मेराइन लाइफ। तो वो मेराइन लाइफ के लिए हार्मफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लाइक जो मछली है उसके अंदर वो जो टॉक्सिन जा रहा है हो सकता है उस मछली के लिए ख़राब हो या फिर ना भी हो ना, टॉक्सिन उसके लिए हार्मफुल ना भी हो। लेकिन व्हेन सच फिश और अदर मेराइन लाइफ आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन इट लीड्स टू फूड बोर्न इलनेस। लेकिन जब उसी मछली को जब ह्यूमन खाता है तो उस ह्यूमन में इलनेस हो सकता है, उसमें कुछ बुखार ये कुछ बीमारी कुछ डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, फूड बोर्न डिजीज़, ठीक है। सो द एल्गी दैट कॉज पॉइजन आर पॉइजनिंग आर लाइक, ये एल्गी के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। गोनेलेक्स की कुछ स्पीसीज है एल्गी की, वो यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, ओके। एंड गैम्बियरडिस्कस की यहाँ पे, एंड टाइकोडिस्कस एंड माइक्रोसिस्टिस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये सब है वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी वजह से ये एल्गी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण वो टॉक्सिन है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं फ़िश के अंदर। उनको खाने से वो अगेन वो फ़िश है वो उसका मीट ख़राब ही हो जाता है, वो अगेन वो स्पॉइल हो जाता है, तो वो वहाँ पे है वो। वायरस की अगर हम बात करें, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड दैट कॉज वाइड रेंज ऑफ डिजीज इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन, ओके। सो अगेन ये वायरस अगेन बाहर भी रहते हैं लेकिन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं वो, ठीक है। वहाँ पे वो सेल के अंदर ही वो लिविंग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। अगर वो एज ए वो पैरासाइट सेल के अंदर अगर वो जाते हैं इन्फेक्ट करते हैं तभी जाके वो लिविंग थिंग्स की तरफ वो काम करने लगते हैं। अदरवाइज सेल के बाहर वो यहाँ पे लिविंग नहीं रहता है वो वायरस, क्योंकि अगेन उसमें ओनली एक प्रोटीन कोट और अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, कोई यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर नहीं चलती है सेल के बाहर या फिर होस्ट के बाहर, ओके। सो वायरस नीड स्पेसिफिक लिविंग सेल टू रेप्लिकेट एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रेप्लिकेट इन फूड और वाटर। यहाँ पे पानी में वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास खुद की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, और जो फूड होता है खाना होता है वो भी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, तो उसको भी वो यूज़ में नहीं ले सकता है एज मेटाबॉलिकली मशीनरी, तो वहाँ पे वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। सो द वाटर एंड फूड एक्ट एज ए कैरियर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो वहाँ पे फूड के ऊपर तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फूड के ऊपर वहाँ पे उसको एज ए कैरियर यूज़ में ले सकते हैं। फूड के ऊपर मान लो वो पड़ा है कोई भी वायरस, तो वो फूड अगर कोई खाएगा तो वो होस्ट के अंदर चला जाएगा, ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, फिर वो ह्यूमन की सेल को वो इन्फेक्ट कर सकता है। सो फूडबोर्न वायरस आर क्वाइट स्टेबल आउटसाइड द होस्ट, ओके, एंड आर एसिडिक रेजिस्टेंस। तो वो एसिड रेजिस्टेंस होते हैं, कितना ही कम यहाँ पे एसिड में है वो सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी कम एसिड वाले नेचर में वो वायरस सर्वाइव कर सकते हैं। And some of the foodborne viruses are like norovirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus, and astrovirus, and rotavirus, coronavirus, and cepovirus. So ये कुछ viruses के एग्जाम्पल है। प्रियंस, अगेन प्रियंस वो होते हैं जो कि लाइक मिसफोल्डेड प्रोटीन जब होते हैं, और मिसफोल्डेड प्रोटीन को वापस से डिग्रेड किया जाता है अपनी मशीनरी में, अपनी जो लाइक एक्चुअली जो
सिस्टम होता है डिग्रेडेशन, 26 प्रोटियोसोमर डिग्रेडेशन। कोई भी प्रोटीन है वो मिसफोल्ड हो जाता है तो उसको डिग्रेड किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रोटीन जो कि मिसफोल्ड होने के बाद में भी डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, तो वो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो प्रियॉन्स बना देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके, और भी अदर एनिमल्स के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ओके, so prions are infectious disease causing agent and which are the normal protein of a brain that gets misfolded. Okay, so ये लाइक ब्रेन के वो नॉर्मल प्रोटीन ही होते हैं लेकिन वो मिसफोल्डेड हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल mRNA से ही वो प्रोटीन बनते हैं, लेकिन तो वो नॉर्मल एमिनो एसिड के सीक्वेंस से ही बना होता है, प्रोटीन ही होता है, लेकिन वो फोल्डेड है, वो करेक्टली नहीं होता है, मिस फोल्डेड होता है। दैट लेक्स जीनोम एंड रिजल्टिंग इन पैथोलॉजिकल इन्फेक्शियस कन्फर्मेशंस। ओके, जो कि ऐसी कन्फर्मेशन में फोल्ड हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैथोलॉजिकल होता है ह्यूमन के लिए। वंस मीन्स फोल्ड इट कैन इंड्यूस अदर नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन टू बिकम मिसफोल्ड। अब देखो, खुद तो वो मिसफोल्ड हो गया है और खुद मिसफोल्ड होने के बाद में दूसरे जो करेक्टेड फोल्डेड प्रोटीन्स है उसको भी मिसफोल्ड कर देता है ना। और ऐसे करके बहुत सारे मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट होकर प्रियॉन्स बनाते हैं। सो प्रियॉन डिजीज़ कैन अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। दोनों ह्यूमन और एनिमल में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इट कैन also get transferred from animal to human and through the consumption of infected meat and meat products. For example, मान लो किसी सूअर वगैरह में ये प्रियॉन्स जनरेट हुए हैं, उसके बॉडी के सिस्टम में और ये प्रियॉन्स जनरेट हो गए बहुत ज़्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अब उसी की मीट को अगर कोई ह्यूमन खा जाएगा तो वो प्रियॉन्स उस ह्यूमन के बॉडी में आ जाएगा, तो वो प्रियॉन्स है वो ह्यूमन को वो कुछ डिजीज़ कॉज कर देगा। कुछ एग्जाम्पल है डिजीज़ के, लाइक जैसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज है, ये BSc बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म्स इंसेफेलोपैथीज डिजीज़ है। स्क्रेपी डिजीज़ है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मोस्ट है वो इम्पोर्टेंट स्क्रेपी डिजीज़ है। क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ है एंड लाइक क्रियोड्सफेल्ट जैकोब डिजीज़ है। तो ये कुछ डिजीज़ है यहाँ पे दे रखी है। ओके, मेड काउ डिजीज़ भी होती है जो कि गाय वगैरह में है, वो देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है जो कि प्रियॉन से है वो देखने को मिलती है। रेफरेंस यहाँ पे माइक्रोब्स नोट्स करके आप वो गूगल्स पे सर्च कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आप वो नोट्स आपको अच्छे नोट्स है वो मिल पाएंगे। तो और ये अगर नोट्स आपको वैसे चाहिए इसी फॉर्म में तो आप कमेंट कर देना, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट PDF की, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सो ये वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में फाइंड कर पाओगे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में। बाय बाय।